नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ के मज़ा आ रहा होगा। आज हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूरॉन्स पढ़ा था। न्यूरॉन्स पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं। न्यूरॉन्स के साथ साथ हमने साइनेप्स भी पढ़ा था। बराबर। साइनेप्स क्या होता है? इट इज़ द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल में कन्वर्ट होता है और फिर वापस डेंड्राइट उसे सेंस करते हैं और फिर वापस वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिमिटेशन भी पढ़े थे। क्या लिमिटेशन पढ़े थे? कि भाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं वो हर एक जगह पे नहीं पहुंच सकते, बिकॉज न्यूरॉन्स सारी बॉडी में हर एक सेल के साथ कनेक्टेड नहीं होते। और दूसरा, एक बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेट हो जाता है तो उसके मतलब पास हो जाता है तो उसको रीसेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर हमने रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन भी पढ़ा था। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इट इज अ सडन ऑटोमेटिक मूवमेंट वेयर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सब कुछ कौन इन्वॉल्व होता है? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के अंदर रिले न्यूरॉन होता है। और उसके बाद हमने रिफ्लेक्स आर्क भी पढ़ा था और उसके डायग्राम डिटेल में देखे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट टू। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। दो टाइप की नर्वस सिस्टम होती है, पहली सेंट्रल और दूसरी पेरिफेरल। व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब इट comprises of brain and spinal cord. It receive information from all the part of the body and integrate it. integrate मतलब इकट्ठा करेगा। व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेट? इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट इज पेरिफेरल। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड, सिर्फ वही। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो फिर वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जो सिग्नल भेजना है, जो फिर इंफॉर्मेशन पास करनी है, तो वो जो पास ऑन करेगा उसे क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से जो नर्व्स आती है उसे क्रेनियल नर्व बोलते हैं। स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं उसे हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो ये देखो, ये है आपका पूरा डायग्राम। समझने के लिए याद नहीं रखना है। ये जो पिंक कलर है ब्रेन, और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला स्पाइनल कॉर्ड है पूरा इतना। ये दो मिलके जो पिंक कलर, जो वायलेट कलर है, वो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और देखो, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व स्पाइनल नर्व, और ये पूरी जगह पे फैल रही है। बराबर है। ये सब जो ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, स्किन, टंग और ये सारी चीजें, वो सब मिलके बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आपकी और मेरी बॉडी है, सिर्फ फिर थोड़ा सा गंदी नजर से मत देखिए। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा ही है। हम बाहर से इतना अच्छे दिखते हैं, बट बॉडी के अंदर तो क्या क्या भरा है आपको भी नहीं पता। क्लियर हो गया? ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से बना हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टार्ट करते हैं। यह है ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। सीबीएसई वालों को तो है ही नहीं, बट गुजरात बोर्ड वालों के लिए मोस्ट अहम चीज है। बने उतनी प्रैक्टिस करिएगा। ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। सब कुछ कोऑर्डिनेशन इधर होता है, सब कुछ। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? सब कुछ थिंकिंग प्रोसेस, उधर सोचना, उधर इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन लाना, सब कुछ उधर होता है। विच एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू थिंक एंड टेक डिसीजन। अगर देख लो आप, मान लो आप, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप सोचोगे सर, सर ने ये वीडियो तो भेजा है। आप नहीं सोच रहे, एक्चुअली आपका ब्रेन सोच रहा है, बट ये हमें सीबीएसई में तो है ही नहीं, इस साल का सिलेबस में कट हो चुका है, तो हम क्यों पढ़े? छोड़ देते हैं। मुझे तो बायोलॉजी लेना नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूं, तो छोड़ दो। तो ये सब किसने सोचा? ब्रेन। कोई ये सोचेगा कि मुझे मुझे बायोलॉजी नहीं लेना, बट चलो ना पढ़ लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नॉलेज ही मिलेगा। नॉलेज में भी आगे कुछ काम आ जाएगा। मे भी मुझे कभी फ्यूचर में टीचर बनना हो तो मैंने ये पढ़ा हो तो मुझे याद रहे, या फिर मे भी मेरे बच्चे बड़े हो तो मुझे उन्हें पढ़ाना हो तो याद रहे। किसने सोचा? ब्रेन। या बोलोगे सर बायोलॉजी तो मुझे लेना है, बट जब आएगा तब मैं पढ़ लूंगा, इसलिए नहीं पढ़ना। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे, तो वो छोड़ देंगे। तो ये सब कुछ जो सोचता है वो कौन है? ब्रेन। ब्रेन को जो पहले से इनपुट्स मिलते हैं, देखो ये आप मेरे सामने इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबका थिंकिंग प्रोसेस अलग होगा, बट सबके पास ब्रेन तो एक ही है। सबके ब्रेन में ये सारी चीजें जो ब्रेन की हम आगे पढ़ेंगे वो सबके अंदर भी होगा। तो फिर क्यों सब अलग अलग सोचते हैं?
क्योंकि जो थ्रू आउट द बर्थ मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक, अभी तक आपका जो भी आपने सोचा है, जिसके साथ रहे हो, जिस तरह से बातें करी है, जिस तरह से आपने डिसीजन लिया है, वो सब ब्रेन में स्टोर हो जाता है। फिर ब्रेन जो है उस हिसाब से थिंकिंग करता है, ब्रेन जो है वो उस हिसाब से डिसीजन लेता है। एक सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि अ, आपके घर में कोई ड्रिंक नहीं करता है, ड्रिंकिंग दारू, बट एक आपका फ्रेंड है या आपकी फ्रेंड है, वहाँ उनके घर में ड्रिंकिंग करते हैं। आप 16 साल के हो गए, आपने देखा ही है कि भाई, और आपने सुना है कि भाई ड्रिंकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, और ये हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है ड्रिंक नहीं करना चाहिए ये वो। बट जो दूसरा है उसके तो घर में ही ड्रिंक होता है। अब मान लो आप लोग बाहर घूमने जा रहे हो, शिमला में वो, शिमला कुल्लू मनाली में वो होता है ट्रैकिंग, वहां पे गए, तो सामने ड्रिंक आया। अब आप दोनों फ्रेंड्स बैठे हो आजू बाजू में, आप सोचोगे नहीं ये तो गलत बात है, ये हम नहीं पी सकते, हमें अलाउड नहीं है वो। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट आपके ब्रेन जो है वो उस हिसाब से प्रोसेस, वेयर आपका आपका फ्रेंड या आपके फ्रेंड क्या, हम तो पी सकते हैं, हमें क्या है, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? दोनों का ब्रेन एक ही है, दोनों का डिसीजन पावर अलग है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल द प्रोसेसेस विच आर गोइंग इन द माइंड। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जो आपको अभी पूरा डिटेल में समझाया वो यहीं पे, द थिंकिंग ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। ये तो मैंने आपको एक छोटा बहुत ही छोटा सा पार्ट बताया, बट एक्चुअल वो बहुत ही डिटेल में और सबसे खतरनाक। इफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ टेस्ला मोटर्स, निकोला टेस्ला नहीं, टेस्ला मोटर, इलॉन मस्क उसका ओनर है। वो ब्रेन के अंदर एक चिप ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। वो पूरा ब्रेन का कोऑर्डिनेशन अब वो फिर वो चिप से थ्रू हो सकता है। मतलब आप जो सोच रहे हो वो ऑटोमेटिकली पूरा चिप के थ्रू कनेक्ट, क्या बोलते हैं, कनेक्ट भी हो जाएगा और कंट्रोल भी हो जाएगा। दिस इज द फ्यूचर। आज से 5-10 साल बाद यही चलेगा। बट आजकल के लोगों को क्या करना है, नहीं सर हमें तो बायोलॉजी लेना है, एमबीबीएस करना है, क्या करना है वो नहीं पता है, हमें इंजीनियरिंग करना है, कंप्यूटर साइंस करना है, बट कंप्यूटर साइंस का कुछ नॉलेज तो है नहीं आपको। है सी प्लस प्लस जावा आते ही उसको नहीं बोल सकते। आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में एक लड़का पढ़ता है, 3-4 दिन पहले न्यूज़पेपर मैंने उसका आर्टिकल पढ़ा था, महासापुरा स्कूल में उसका नाम, नाम क्या था मैं भूल गया, सॉरी। बट उसने दुनिया के जो टॉप 500 अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, टॉप 500 जो वेब डेवलपर्स होते हैं, वेब डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर, उसमें उसका नाम है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। उसने कुछ 50 प्लस एप्लीकेशंस बनाए, और 2-3 एप्लीकेशन उसके गूगल प्ले स्टोर में भी, एक जीएसटी कैलकुलेटर बनाया जो बहुत ही फेमस है। और आपको जीएसटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझे एक स्टूडेंट का, देखो आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट स्टूडेंट, क्योंकि मैंने बोला ना जो दिमाग में होता है ना वो बस वो चला जाता है। मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज है, दो स्टूडेंट का, एक गुजरात बोर्ड और एक सीबीएसई का। गुजरात बोर्ड स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर प्लीज ये जो आपका वो मैथ्स का वो जो वीडियो है ना वो 24 आवर्स से ज्यादा रखो ना, हमारी एग्जाम चल रही है तो हम नहीं देख पाएंगे। आई मैसेज दिन के भाई वीडियो 24 आवर्स के लिए ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। दूसरा एक सीबीएसई का स्टूडेंट, उसने बोला सर हमारे स्कूल में मिड टर्म चल रही है तो प्लीज मैं वीडियोस 25th के बाद देखूं, आप मुझे तब लिंक सेंड करोगे। मैंने उसे बोल दिया कि नहीं बेटा आपको अभी देखना होगा, नहीं देखोगे तो आपका मिस होगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। रेगुलर क्लासेस चालू होते तो क्या करते आप, तब तो कंपलसरी क्लास आना ही पड़ता। और ऐसा तो है नहीं आप 24 घंटे में से 24 घंटा आप जो नेक्स्ट एग्जाम होगी उसी का ही पढ़ रहे हो, 1 घंटा आप इसके लिए पढ़ लो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई स्कूल के मार्क्स कहीं कुछ इंक्लूड होते ही नहीं है। इंटरनल मार्क्स 20 मार्क्स होते हैं, उसमें से आपको 16, 17, 18 जो वीक स्टूडेंट होता है उसको भी 16 दे देते हैं, मैं ये गारंटी लेता हूँ। फिर भी आप लोग उसके पीछे भाग रहे हो। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो नॉलेज मिल रही है, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। आई नो आई एम टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, ये टाइम पास की बातें आपको लग रही होगी, बट व्हेन यू विल कम, अभी जो मेरे पास जो 12th स्टैंडर्ड एग्जाम के बाद के जो बच्चे आ रहे हैं ना, उनकी शक्ल देख के आई एम फीलिंग हैप्पी। हैप्पी तो नहीं बोल सकते, आई एम फीलिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अभी इनको रियलाइज हुआ। मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि भाई नॉलेज बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो। मैं पागल तो हूँ नहीं, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें मेरा कोई स्वार्थ, दैट इज मेरा कोई बेनिफिट तो है नहीं। मुझे पता है किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, मुझे पता है आपको आगे जाके क्या बेनिफिट होगा, बट सिंस आपको नहीं पढ़ाई करनी है तो आई कांट डू एनीथिंग।
सॉरी टू से। इसलिए फिर भी बहुत सारे बच्चे जो नहीं मानते तो इट्स ओके, मैं अब क्या करूं। फिर भी आप उसी की चीज के लिए क्यों स्कूल के टीचर बहुत डांटते सर, स्कूल के टीचर ये करते। अरे भाई स्कूल स्कूल में समझ में आता तो आप मेरे पास थोड़ी ट्यूशन आते। आते नहीं आते ना। स्कूल वाले टीचर आपको नोट्स बना सर हमको तो इतना सारा लिखने को दे दिया, हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे तो सर डांटते हैं, तो मैं डांट उसका मतलब मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये हुआ ना। सो ऑल दिस थिंग्स मैटर द मोस्ट। आपको अभी कोई रियलाइजेशन नहीं है कि आप क्या कर रहे हो और कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू हैव नो आइडिया ऑफ इट कि आप अपना टाइम जो हाईएस्ट लेवल का टाइम है, इम्पोर्टेंट टाइम है, वो वेस्ट कर रहे हो। दीज आर द इम्पोर्टेंट ईयर्स 10th 11th 12th, ये 3 साल और कॉलेज के 1-2 साल, मतलब ये 5 साल अगर आप संभाल लो तो आगे के आपकी 40 to 50 ईयर्स की जिंदगी बहुत सेट है। और ये 5 साल क्योंकि मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रट्टाफिकेशन स्टूडेंट। किसी को नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना, किसी को नॉलेज के लिए। एक सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूँ। मैं आपकी टेस्ट लेता हूँ, क्यों? रीजन इज मुझे पता चले आपको कुछ नया नॉलेज मिले। बट बहुत सारे स्टूडेंट तो टेस्ट भी नहीं देते। मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट का दो दो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने पर्सनली मैसेज किया भाई आपने क्यों टेस्ट नहीं दी। नो रिस्पॉन्स, इवन फ्रॉम पेरेंट्स भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा वरना उन्हें ऑफेंड फील होगा, इसलिए। दो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैंने मैसेज किया भाई क्यों टेस्ट नहीं दी। नो रिस्पॉन्स। और मतलब इट फील्स लाइक कि हम मैं तो पागल ही हूँ, मुझे पढ़ाना नहीं आता है। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बायजूस लेके रखा है, वेदांतु लेके रखा है, अनअकैडमी लेके रखा है, बराबर है। एलन का भी पढ़ रहे होंगे, कोई आकाश का भी पढ़ रहे होंगे, कोई दूसरे वीडियोस भी देख रहे होंगे यूट्यूब पे। तो एक काम करो ना बेटा, क्यों मेरे पीछे इतना मनी वेस्ट कर रहे हो। आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहां से पढ़िए, मैं आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा। बट इट हर्ट्स कि भाई अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप उसमें थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट ना लो, थोड़ा सा भी अगर ध्यान ना दो तो थोड़ा तो हर्ट होगा। बहुत दिनों से दिमाग में था इसलिए मैंने आज बोल दिया। आई एम सॉरी किसी को बुरा लगा हो तो, मुझे किसी को ऑफेंड नहीं करना, किसी का मैंने नाम भी नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया और मैं लूंगा भी नहीं। बिकॉज आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ अ लॉट। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो वाई शुड आई बॉदर। मेरा काम है जो मुझे, देखो मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे तो बहुत सारे बच्चों को तो पकड़ के बिठा के पढ़ाना पड़ता है कि भाई आओ, जैसे मुझे गरज है। वरना तो घर पे बैठे, स्कूल में एग्जाम चल रही है तो चल रही है एग्जाम। एक सिंपल सी बात है, देखो मेरे पास सीबीएसई की स्कूल भी है, गुजरात बोर्ड की स्कूल है। लेट अस टॉक अबाउट सीबीएसई फर्स्ट। मेरे पास 5-6 स्कूल हैं। अब सब स्कूल अपने हिसाब से एग्जाम लेती है, तो मैं सबके लिए क्या वेट करता फिरूं, तो मैं कोर्स कब कंप्लीट करूं। गुजरात बोर्ड भी मेरे पास 3-4 स्कूल है, तो उनका भी मैं वेट करूं, तो मैं मेरा कोर्स कब कंप्लीट करूं। और मैं वापस आपसे बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, 20 मार्क्स इंटरनल है, उसमें आपके मिनिमम 16-17 मार्क्स दे देते हैं, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। हाँ मतलब उसका ऐसे ये मतलब नहीं है कि आप उनकी टेस्ट ना दो, उनकी बुक कंप्लीट ना करो, करो बट आपकी प्रायोरिटी तो मेंटेन होनी चाहिए ना कि भाई मेरी प्रायोरिटी किधर है। बहुत सारे बच्चे तो हिंदी तक गुजराती तक के ट्यूशन जाते हैं, अभी उससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। यू हैव नॉट आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि भाई मेरे से गुजराती हिंदी हो पाएगा। क्यों सर, हमसे नहीं होता इसलिए ट्यूशन जाते। क्यों? क्योंकि ट्यूशन वाले सर आपको चाबी घुमाएंगे। आप वो मदारी की तरह, मदारी ऐसे होता है ना, वो मंकी पुराना एक आता था, चाबी घुमाएगा उतना ही आप करोगे, एक्स्ट्रा तो आपको करना है। तो फिर आगे जाके आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे। आज के न्यूज़पेपर में इस कोरोना में 65 लैक्स वाइट कॉलर जॉब चली गई है। मोर देन 2 करोड़ दूसरी जॉब्स चली गई। डू यू इवन रियलाइज कि मार्केट क्या है। डोंट रिलाई कंप्लीटली ऑन योर पेरेंट्स, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आपको खुद को कुछ अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी तो आप सर्वाइव कर पाओगे, वरना भूल जाओ। नो डाउट मम्मी पापा आपकी पूरी मेहनत करेंगे, मदद करेंगे, बट एट लास्ट यू हैव टू वर्क। जो भी हार्ड वर्क है वो आपको ही करना पड़ेगा। मम्मी पापा कितना करके देंगे, वो अभी आपको करके देते हैं। आई फील पिटी समटाइम्स सीरियसली।
आई एम नॉट टेलिंग कि मैं 100% राइट हो सकता हूँ, बट अब तक का सिनेरियो ऐसा है कि जितना मैंने लोगों को बताया मैं अभी तक सही प्रूव हुआ हूँ। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स, उंगलियों में गिन सकते उतने स्टूडेंट्स ही हैं जो आगे कुछ कर सकेंगे। और अपने आप को जो बहुत ही स्कॉलर मानते हैं, जिनको स्कूल में मार्क्स आ जाता है, दैट डज नॉट मीन कि आप आगे जाके आप कुछ भी कर सकोगे, मतलब आप यू विल बी सक्सेस। देयर इज अ अपसाइड डाउन इन द प्रेजेंट सिनेरियो कि भाई मार्क्स आते हैं, दैट डज नॉट मीन आपको जॉब मिलेगी। आपके पास एक्स्ट्रा क्या है? सर मुझे इंस्टाग्राम में मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, स्नैपचैट में मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं। कोई नहीं पूछेगा, कुछ भी उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। आप मान लो मेरी कंपनी है, मैं आपको हायर कर रहा हूँ, तो आप मुझे क्या बेनिफिट कर सकते हो? भले आपके पास आईआईटी की डिग्री हो या एमआईटी की डिग्री हो या एमबीए की डिग्री आईआईएम से हो, आई डोंट केयर। मुझे चाहिए क्या? चाहिए काम। आप काम दो तो मैं आपको हायर करूंगा, वरना मैं नहीं करूँगा। आप बोलो सर हमें तो अपना बिजनेस करना है, तो आपको सिर्फ पापा उनसे पूछ लेना इस जमाने में खुद का बिजनेस करना हो तो क्या होता है। ठीक है, सॉरी कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो लेट्स नॉट गो टू दैट पार्ट। हम वापस ब्रेन पे आ जाते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उनका जो कनेक्शन, उनका थिंकिंग। तो ह्यूमन ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। और टाइम वेस्ट कर दिया ना मैंने, आपके 10 मिनट इसमें चला दिया, सॉरी। हाँ, ह्यूमन ब्रेन है वो पूरे सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं? आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये सब जगह से इंफॉर्मेशन लाएगा। इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड मतलब देखो अभी मैं, ओके, आपको पता है आपके सामने पाव भाजी रखी हो, आप उसकी स्मेल करोगे तो ऑटोमेटिकली मुंह में पानी आएगा। कैसे? दिस इज ऑल ब्रेन वर्क। उसमें दो टाइप के एक्टिविटीज होते हैं, वॉलेंटरी और एक इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मतलब देखो मुंह में पानी आना जाना, वो इनवॉलेंटरी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। रास्ते में आप पानी पूरी वाले को देखते हो, सूंघते तक नहीं हो, स्पेशली गर्ल्स, दोज आर फॉन्ड ऑफ पानी पूरी, मुंह में पानी तक आ जाए। क्यों? गया, ब्रेन ने सिग्नल भेजा कि भाई ऐसी कभी भी चीज हो तो मुंह में पानी लेके आने का। क्यों? अपनी फेवरेट चीज है। तो वो सब इंटरप्रेट कौन करेगा? ब्रेन। एंड सेंड द इंस्ट्रक्शन टू द मसल और अदर इफेक्टर्स। मसल मतलब देखो हाथ और पैर चलाने तो मसल, और मुंह में पानी आना, आंख बंद कर देना, कान बंद कर देना, नाक बंद कर देना, मुंह खोल लेना, वो सारे अदर इफेक्टर्स। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन में ऐसा होता है, ठीक है, सबसे पहले उससे सेंस ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन लेंगे, वो ब्रेन तक भेजेंगे, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। इट्स लाइक अ फैक्ट्री जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, बट सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो वो ब्रेन उसे इंटरप्रेट करेगा और फिर उसे सिग्नल भेजेगा। किस तरह से काम करता है, कैसे करता है, वो हम आगे देखेंगे। ये आपका डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ब्रेन साइड व्यू ऐसा दिखता है जो मैंने आगे दिया था, ये टॉप व्यू ऐसा दिखता है। ब्रेन एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट ब्रेन। देखो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, समझ में आया? लेफ्ट ब्रेन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एनालिटिक थॉट, एनालिस करना कि भाई अभी मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं अगर पढ़ाई करूंगा तो मेरा क्या होगा, ये सब एनालिसिस। लॉजिक लगाना कि भाई ये 1+1 2 होता है, तो 1+2 कितना होगा? 3, ऐसे लॉजिक। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर लैंग्वेज, बात करना, लैंग्वेज समझना, और साइंस एंड मैथ्स, ये सारा लेफ्ट ब्रेन का। साइंस एंड मैथ्स तो हमारे काम की बस। राइट ब्रेन हॉलिस्टिक थॉट, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और आर्ट एंड म्यूजिक, ये सब राइट हैंड ब्रेन का। ओके, अब ब्रेन, जैसे हमने देखा, ब्रेन देख लो, ये पार्ट जो होता है वो सेरिब्रम है, सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम को प्रोटेक्ट कौन करके रखता है? क्रैनियम और स्कल। देखो ये जो होता है वो स्कल, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, वो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। ये उसको फोर ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन के जस्ट नीचे कौन आता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन किससे बना हुआ है? मिड ब्रेन बना हुआ है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, दो से। उसके एग्जैक्ट नीचे आता है हिंड ब्रेन, जो किससे बना हुआ है? पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम से। आई नो ये बहुत ही अटपटे नाम है, बट याद रखने पड़ेंगे। जिनको बायोलॉजी लेना है उनको तो खास कर। कल ही मेरी बायोलॉजी के स्टूडेंट से बात हुई, बात से बात निकली, तो मैंने उनको बताया कि भाई इस बार चैप्टर 7 कट हो चुका है। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये 12th में है? उन्होंने बोला हाँ सर 12th में बहुत ही डिटेल में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनको बायोलॉजी लेना है वो अच्छे से पढ़ लो, ताकि 12th में आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, द थ्री मेन रीजन्स और पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आर, सबसे पहला फोर ब्रेन।
ये सारी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज द लार्जेस्ट मोस्ट डेवलप्ड एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। एमसीक्यू में गुजरात बोर्ड वाले आ सकता है। मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फोर्थ। इट रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, सब बॉडी के रिसेप्टर से उधर इंपल्स आता है। अब फोर ब्रेन के अंदर जो पहला पार्ट है वो है सेरिब्रम। इट एक्ट्स एज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो सबसे बड़ा वाला पार्ट, कॉइल्ड पार्ट जो हमने पता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? रीजनिंग, रीजन करना। हाँ ये हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ये हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ऐसे। स्पीच, बोलना। इंटेलिजेंस, कॉमा साइट, साइट मतलब देखना। हियरिंग, सुनना। यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर मेरे पास देखो सामने कोई लिखा हुआ हो कि भाई मेरे पास गाड़ी है तो मैं उसको गाड़ी पे बैठ के चालू करके ही जाऊंगा, उसको मैं ऐसे पैदल पैदल नहीं लेके जाऊंगा, तो ये यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन। अब समझ, बहुत बार ऐसे होता है कि एक साथ दो या तीन रिसेप्टर्स एक साथ काम करते हैं, एक साथ, तो उसे बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है, फिर वो कुछ सोच के रिस्पॉन्स देते हैं। where sensory information is interpreted by combining the information, बोला ना, from other receptors as well as the information that is already stored in the brain are found in the cerebrum itself. For example, देखो, अगर किसी बंदे ने लायन को देखा ही नहीं हो तो उसके सामने लायन आएगा, रॉर करते हुए आएगा तो वो उधर ही खड़ा रहेगा, वाह बहुत अच्छी चीज है, बट पता है, पढ़ा हुआ है कि भाई लायन इज द डेंजरस एनिमल, वो हमें खा लेता है। तो सामने से लायन के अगर लायन का रॉर भी सुनेगा ना, तो भी वो डर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो उसको यूज करना। मान लो आपके पास पेन है, तो आपको पता है पेन का यूज क्या होता है, लिखने का ही होता है, तो वो ऑलरेडी स्टोर्ड है। पेन को कोई नाक में तो डालेगा नहीं, तो कान में तो डालेगा नहीं। अगर वो, बहुत सारे लोग फिर भी डालते हैं, बहुत सारे लोग फिर भी डालते हैं, तो वो गलत इंफॉर्मेशन है, वो नहीं होना चाहिए, वो एक बैड हैबिट है। ठीक है, समझ में आया? कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तीन एरियाज होते हैं। सबसे पहले सेंसरी एरिया, रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स लाइक स्किन, मसल, आईज, ईयर्स एंड नोज। दूसरा एसोसिएशन एरिया, इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय रिलेटिंग इट टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर रिसेप्टर्स। जो पहले से स्टोर्ड होते हैं वो, और दूसरे रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन है उन सबको क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। और तीसरा, तीसरा क्या है बेटा, मोटर एरिया, सेंड इंपल्सेस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। क्योंकि देखो सेंस कर दिया, एसोसिएट कर दिया, फिर इंफॉर्मेशन देनी तो पड़ेगी ना कि भाई अब इस हिसाब से एक्ट करो। विच ऑल्सो कंट्रोल द मोमेंट ऑफ वॉलेंटरी मसल्स, एग्जाम्पल लेग मसल। अब देखो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, गर्दन हिला रहा हूँ, ऐसे हिला रहा हूँ, तो ये वॉलेंटरी एक्शंस है जो मुझे बात करने में आपके साथ काम आती है। अब मैं ऐसे ही बैठा रहा हूँ, ओके दिस इज हाउ इट इज स्टडीड, ये ब्रेन है, ये कुछ नहीं, तो आपको भी मजा नहीं आएगा। तो हैंड्स एंड लेग्स मूवमेंट जो वॉलेंटरी मसल्स हैं, तो वो उसको कौन कनेक्ट करता है, मोटर एरिया। क्लियर हुआ बेटा? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, आगे बढ़। अब उसके अलावा ऑल्फैक्टरी लॉब्स भी होते हैं। ऑल्फैक्टरी लॉब्स क्या होते हैं? दीज आर द पेयर ऑफ वेरी स्मॉल सॉलिड क्लब शेप्ड वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। पैर होते हैं, दो पैर्स में होते हैं। क्लब शेप्ड मतलब, क्लब मतलब वो पत्ता होता है ना, वैसा पत्ता ऐसे कैसे होता है, ऐसे क्लब शेप्ड ऐसा होता है। क्लब, क्लब ऐसा नहीं, ऐसा होता है, सॉरी, क्लब ऐसा होता है। अगर जिन्होंने कार्ड्स खेला होगा तो उसमें फल्ली का जो साइन होता है ना, उसे क्लब बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग स्मेल फ्रॉम डिफरेंट रिसेप्टर्स। बहुत सारे दूसरे रिसेप्टर से स्मेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग स्मेल फ्रॉम डिफरेंट रिसेप्टर्स, स्मेल को डिटेक्ट करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना। वॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। वॉलेंटरी एक्शन जैसे हमने आगे भी बात कर ली, मसल्स ऑफ लिम्स, लिम्स मतलब हाथ और पैर। उसके अलावा एक और चीज है हाइपोथैलेमस, दिस पार्ट ऑफ कंट्रोल द बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मार्क में आता है। बॉडी टेम्परेचर, जैसे देखो वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो हमारी हम बॉडी टेम्परेचर एक फिक्स होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, पानी लगा है तो वो कौन कंट्रोल, पानी लगा नहीं, पानी की प्यास लगी है, भूख लगी है। अर्ज ऑफ ईटिंग, भाई अब भूख लगी है तो खाना खाना है, पॉपकॉर्न खा रहे हो,
भूख लगी है खाना खाना है, पिज्जा खा रहे हो, भूख लगी है खाना खाना है, दाबेली खा रहे हो, भूख लगी है खाना खाना है, कुछ भी खा रहे हो, बट वो एक कंट्रोल्ड होता है, वो कुछ कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और जब ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग मतलब पानी पीना, वो सब कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करता है। ओके, अब आता है मिड ब्रेन की बात। ये डायग्राम बनाना नहीं है, नॉट टू ड्रॉ इन एग्जाम, इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू द मिड ब्रेन, सॉरी हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब बीच वाला पार्ट, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करने वाला। देखो ये पूरा फोर ब्रेन है, ये पूरा फोर ब्रेन है, देखो ये थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ तक। ये जो आपका ये पोर्शन दिख रहा है ना इतना, ये पोर्शन ये मिड ब्रेन है और उसके नीचे हिंड ब्रेन है। तो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करने वाला पार्ट वो है। ऑल्सो it controls the movement of head, neck and trunk to locate sound and visual reflexes that are involved in focusing on the object. मान लो पीछे से किसी ने आवाज दी तो मैं ऐसे घूमूंगा, बराबर है? ये नेक और ट्रंक, ये नेक और ट्रंक बोलते हैं इसको, पूरा नेक और ट्रंक। और हेड भी मूव, आगे से आवाज दी तो मैं ऊपर जाके देखूंगा, साइड से आवाज दी तो ऐसे देखूंगा। ये मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन, बराबर। क्यों? ताकि मुझे पता चले भाई कौन बुला रहा है। हाँ, अगर जाना पहचाना आवाज हो तो फिर मैं बोलूंगा नहीं कि भाई रुक मैं आ रहा हूँ, रुक मैं आ रहा हूँ, बैठ जा शांति से। बट मुझे पता ही नहीं है, सडनली किसी ने बोला तो फोकस करने के लिए भाई हाँ सामने कौन सी चीज है, कुछ आवाज तो आ रहा है। या फिर कोई अच्छा सा गाना बज रहा होता है, कोई मूवी का सॉन्ग बज रहा होता है, तो हम देखते कौन सा गाना सुन रहा है, देखो तो सही क्या बज रहा है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट आल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल्स, प्यूपिल आईज एक्सेट्रा। आई मसल्स का रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, अचानक से लाइट आती तो हम आंख बंद कर देते हैं, प्यूपिल की साइज भी बड़ी छोटी होना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? बेटा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है ना। देखो इन्फॉर्मेटिव चीज, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली चीज है, आपको पता होगा तो काम आएगा। क्या पता आप में से कोई कौन बनेगा करोड़पति खेलने जाए और ये क्वेश्चन आया तो आपको काम आ जाए, वाह यस सर ने मैं बताया था। ठीक है, ये था मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या होता है? टू कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, और उसके अलावा भी ये सारे काम होते हैं उसके। अब लास्ट एंड फाइनल पार्ट हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन तीन चीजों से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स कनेक्शन बिटवीन, देखो हिंड ब्रेन भी स्पाइनल कॉर्ड और रेस्ट ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करता है, और वो तीन चीजों से। सेरिबेलम है, सेरिब्रम अलग है, सेरिबेलम अलग है, दोनों अलग चीज है, प्लीज याद रखना। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट मस्कुलर एक्शन। अब जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आपका राइट पैर आगे चल रहा है तो उसके साथ लेफ्ट हैंड ही आगे चलेगा, तो वो कंट्रोल करना है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। अगर आप खड़े हो, आप बैठे हो ना, ऐसे थोड़ी बैठे रहोगे, स्ट्रेट बैठोगे, आप ऐसे थोड़ी बैठे रहोगे, स्ट्रेट बैठोगे, तो वो प्रिसीजन के साथ। आप खड़े हो तो आप स्ट्रेट खड़े रहोगे, ऐसे वो बोलते हैं ना कि वो जैसे मर गया कोई इंसान या फिर थका पड़ा इंसान है, ऐसे तो नहीं खड़े रहो, स्ट्रेट खड़े रहोगे, वो प्रिसीजन के साथ। बाइसाइकिल चला रहे हो तो प्रिसीजन के साथ, डांस कर रहे हो प्रिसीजन के साथ, तो वो सब चलेगा। उसके अलावा इट मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, ड्रिंकिंग, कैचिंग, राइडिंग एक्सेट्रा। अब आपको पता है क्या, अगर आप देखो बॉल पकड़ रहे हो तो आपका आगे भी बढ़ रहे हो और हाथ भी आपका हाथ भी आगे आगे ऐसे जा रहा है, तो वो वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना। वॉकिंग कर रहे हो तो आप ऐसा तो होता नहीं है ना सडनली आप भाग रहे हो, सडनली वॉक कर रहे हो, इतने बड़े बड़े पैर आगे छलांग मार रहे हो और सडनली वॉक कर रहे हो, ऐसा तो होता नहीं है। आप नॉर्मली वॉक करते रहो। पानी पीते वक्त आपको पता है कि भाई ऐसे तो पानी को पिएगा नहीं, आपके सिर ऊपर होगा। राइडिंग मतलब बाइसाइकिल राइड करना या वो कुछ भी राइड करना, उसमें भी ऐसा होता है, तो वो सबका पोस्चर मेंटेनेंस और ये सारी जो चीजें होती है उन सबको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। दूसरा है पोन्स। इट लाइज अबव द मेडुला एंड टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन। इट रिलेज इंपल्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। दो काम है रेस्पिरेशन का, पोन्स का, और दूसरा रिले। रिले करना मतलब इंपल्स को एक जगह, इट वर्क्स लाइक व्हाट टू से, ट्रैफिक पुलिस। ओके आपको इधर जाना है, ओके इधर जाओ, अहमदाबाद वाले सीधे जाओ, दिल्ली वाले साइड में जाओ, ओके अब तुम मुंबई वाले हो इधर जाओ, भुज वाले हो पीछे जाओ, ऐसे रिले करना भाई, इधर जाना वो सब डिफरेंट। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा फेवरेट, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज फाउंड इन कंटिन्यूसली विद द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के जस्ट ऊपर देखो स्पाइनल कोड है यहाँ पे, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये पूरा मेडुला स्पाइनल कोड के साथ ही कनेक्टेड है।
ये सेरिबेलम साइड में, जिसको हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा एक बात, ये छोटा दिमाग होता है उसको इधर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो डैमेज हो जाता है तो कोमा में चला जाता है इंसान। क्यों? उसका पोस्चर और वो सब मेंटेन नहीं होता। छोटा दिमाग इंपॉर्टेंट चीज, राइट? डन। हाँ, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शन सच एज ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। इनवॉलेंटरी एक्शन सब ये कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग आपके हाथ में, हाँ सर मैं रोक सकता हूँ। फिर क्या, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप सोच रहे हो कि नहीं अब मुझे सांस छोड़नी चाहिए, अब मुझे सांस लेनी चाहिए। वो जब आप योग करते हो तब अलग चीज है, बाकी योग के बाद तो आप उसको नहीं देखोगे ना। दूसरी बात ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मतलब आपकी वो पता है ना, ब्लड प्रेशर अभी मेजर करने के बाद कि भाई हार्ट बीट जिसको बोल सकते, वो साइड ब्लड प्रेशर वो सब। एंड रेगुलेट्स रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज लाइक सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, हमें सलाइवेशन क्यों आता है? हम खाना खाते हैं तो हमें सलाइवेशन आता है, सलाइवा आती है ताकि वो खाने को अच्छे से मिक्स कर दे और यहाँ से फिर फूड पाइप से उतारने के वक्त उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग क्यों होती है? क्योंकि कुछ खाना इधर अटक गया होता है तो सडनली वो बाहर आ जाता है टू क्लियर द पाथ। वो सारे क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, याद रखना है वो दोनों मिलके उसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। दैट इज सेंट्रल ट्रंक ऑफ द ब्रेन एंड इट इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, क्लियर होगा बेटा? आगे बढ़े, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का क्या काम है? सबसे पहला, इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज ऑफ बॉडीज सो दैट मैकेनिज्म एंड हार्मोनल रिएक्शन ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर। कोऑर्डिनेट करता है पूरी बॉडी किस तरह से काम करनी चाहिए, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना। दूसरा, इट रिसीव इंफॉर्मेशन कैरिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सारे इंफॉर्मेशन उधर आती है ताकि वो स्टोर करके रखे, फ्यूचर में वो काम आए। It correlates the various stimulus from different sense organs and produce appropriate response. Correlate मतलब इधर से रिस्पॉन्स आया, इधर से रिस्पॉन्स आया, मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो अब मैं आउटपुट दूंगा कि भाई इस हिसाब से काम करना चाहिए। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अब मान लो सामने खड्डा है, आप देख रहे हो सामने खड्डा है, वॉलेंटरी एक्शन है तो आप साइड में जाओगे, जानबूझ के खड्डे में तो गिरोगे नहीं। तो ये अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हुआ, साइड में से जाना। It responds to the impulses brought in by sensory organs by sending its own instruction to the muscle and gland, causing them to function accordingly. जो इम्पल्स आया उस हिसाब से वो मसल्स को सिग्नल भेजेगा, भाई इस हिसाब से तुम काम करो। एंड लास्ट, स्टोर इन्फॉर्मेशन सो दैट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस। मैंने क्या बोला? इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है ताकि वही चीज बार बार आपके साथ रिपीट हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। समझ में आया? पक्का? ओके, ये है देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना और याद रख लेना कौन से पार्ट का क्या काम है। सेरिब्रम मूवमेंट का, सेरिब्रम का और भी काम है कंसंट्रेशन, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का। सेरिब्रम का और काम है स्पीच, टच, टेस्ट, हियरिंग, विजन एक्सेट्रा। सेरिब्रम का बैलेंस एंड पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन स्ट्रीम मेडुला ऑब्लोंगेटा का इन्वॉलंटरी ऑप्शंस एक्शन। सेरिब्रम का और भी एक काम है फेशियल रिकॉग्निशन। सेरिब्रम का ये काम है स्मेल। तो आप देख सकते हो सबका ब्रेन स्टेम में ये मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों आ जाएंगे। सेरिब्रम हिंड ब्रेन का पार्ट है, तो ये एक ही फिगर से आप पता कर सकते। हाँ, उसमें भी देखो कि भाई वो टच वाला पार्ट है वो सिर्फ इतने पोर्शन में है, टेस्ट वाला पार्ट है वो सिर्फ इतने पोर्शन का है, ये हियरिंग हियरिंग वाला पार्ट है वो इतने पोर्शन का है, विजन वाला पार्ट है वो पीछे वाले पोर्शन का है। तो हर एक बॉडी, जैसे देखो ब्रेन इतना बड़ा है तो सब डिवाइड कर दिया एरिया के, भाई इसका एरिया, ये इसका एरिया, ये इसका एरिया। ठीक है, ये देखो ये आगे वाला पार्ट है वो कंसंट्रेशन, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। स्पीच वाला पार्ट सिर्फ इतना है, स्मेल वाला पार्ट इतना छोटा सा है, ये पार्ट है वो फेशियल रिकॉग्निशन का है। तो ये सब अपने अपने डिपार्टमेंट दे दिए, कोई किसी के साथ मिक्स ना हो, सब अपना अपना अच्छे से काम करते हैं। ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट इज स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड तो सबको पता है, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं पीछे जो होती है। ओके, इट इज अ लॉन्ग, आप चाहे तो टच भी कर सकते हो, आप ये हैंड पीछे ले लो, आप यहाँ से अपने पूरे बैक, यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके पूरे नीचे तक आप टच करोगे तो आपको फील होगा। इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस टिश्यूज अराइजिंग फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहाँ से अराइज होता है बेटा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट फंक्शंस प्राइमरीली इन ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसका एक ही काम है, ब्रेन से जितना भी सिग्नल आया पूरे बॉडी में देना है, बॉडी से जितना भी सिग्नल आया ब्रेन तक देना। क्लियर हो गया? ये रहा देखो ब्रेन, ये सॉरी ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर टोटल जितने भी पार्ट्स हैं 7, 12 और 5, मतलब कितने हुए 7 और 5 12, 23 या 24 पेयर्स अराइजेस फ्रॉम इट। वो हमें नहीं देखना है, वो हमें नहीं देखना है, वो आगे जाके आप पढ़ोगे, बट ये एक्चुअली ऐसा होता है।
अब प्रोटेक्शन, अब ये सारे इतने डेलिकेट बंदे होते हैं कि उन्हें प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। तो ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। द बॉडी इज डिजाइन इन सच अ वे दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बॉडी बॉक्स। बॉडी बॉक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कल या क्रेनियम बोलते हैं। अब एक बात समझना कि ब्रेन हमने देखा सेरिब्रम और उसके ऊपर स्कल है। स्कल भी आपको पता होगा, देखा तो होगा ही किसी ना किसी मूवीज में या रियल में या कहीं पे भी। वो बहुत ही हार्ड होता है। अब ये मान लो ये स्कल है, उसके अंदर एक सेरिब्रम है, वो उसके साथ फ्रिक्शन फ्रिक्शन होगी, अगर वो टकराएगा तो वो फ्रिक्शन तो होगी, और फ्रिक्शन होगी तो वो डैमेज होगा। इसके लिए क्या होता है, उसके अंदर फ्रिक्शन कम रोक, किसी भी चीज को फ्रिक्शन रोकने के लिए 9th और 8th में आपने पढ़ा था, हम वहां पे क्या करते हैं, ऑयल या ग्रीस डालते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा फ्लूइड डाला है, इनसाइड विच फ्लूइड फिल्ड बलून प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। वो उसे फ्रिक्शन से भी रोकता है, और दूसरी बात, आप यहाँ पे टपली मारोगे, अगर फ्लूइड नहीं होता तो उसके वाइब्रेशंस अंदर ब्रेन तक जाते और वो उसे अफेक्ट करता। अभी आपने मारा तो उसके वाइब्रेशंस इतना अफेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह। फिर देयर इज अ हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम और a backbone. Backbone actually spinal cord नहीं है, backbone is a protection of spinal cord present at the middle of the back which protects the spinal cord. क्लियर हुआ? पहले लिख लीजिए फिर आगे बढ़ाता हूँ। ये रहा, ये देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये उसको प्रोटेक्शन करने के लिए बैकबोन है। डायग्राम नहीं बनाना है आपको, सिर्फ समझाने के लिए, आपके दिमाग में विजुअलाइज हो उसके लिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ओके। अब ये देखो, ये आपका ब्रेन है, उसके बीच में ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये ब्रेन है, ड्यूरा, आपको याद नहीं रखना है, ये हाई लेवल की बात है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नीचे तक जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक, वो उसे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह और डैमेज की तरह उसे रोकेगा। ओके बेटा। और लास्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमने अभी देख लिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल मतलब उसके अलावा जितने भी है वो पेरिफेरल। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट डायरेक्टली एंटर और लीव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर एक पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा, उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इट कंसिस्ट फॉलोइंग ऑफ द टाइप्स ऑफ नर्व्स व्हिच कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। सबसे पहला क्रेनियल नर्व। These cranial मतलब cranium brain, these nerves which emerge from brain and spread throughout the head। क्योंकि मान लो ना, ये देखो यहाँ पे हमारी आईज, नोज, स्किन, टंग, ये सब नर्व से कनेक्टेड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर वाला पार्ट किसके नजदीक है, ब्रेन के, तो ये सारे किसके साथ कनेक्टेड, ब्रेन के साथ डायरेक्ट। स्पाइनल नर्व्स, these are nerves which arises from spinal cord along most of its length and spread throughout the body except the head। अब हेड वाले सारे नर्व्स हैं वो सब ब्रेन से कनेक्टेड है। अब ये ब्रेन, हमारा नीचे वाला पार्ट पकड़ लो, ये स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो अभी हैंड्स, लेग्स, नीचे वाला पार्ट, स्टमक, और ये सब किससे कनेक्टेड होगा, स्पाइनल नर्व्स के, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, तो उसे स्पाइनल नर्व बोलते हैं। और तीसरा और मोस्ट आईएमपी जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ, विस्करल नर्व। These are the special kind of nerves that mostly arise from the spinal cord and are connected to the internal organs of the body। और जो इंटरनल ऑर्गन बॉडी के साथ कनेक्टेड है उसे विस्करल नर्व बोलते हैं। ओके। अब पीएनएस भी बहुत सारे नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है, बट हमारे लेवल का नहीं है, इसलिए हम एक नोट पढ़ लें। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस दैट रेगुलेट्स इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स, एग्जांपल बीपी, हार्ट रेट और एक्सेट्रा। हार्ट बीट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो इंटरनल है। तो उसको कौन कनेक्ट करता है, ऑटोनोमस नर्व, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लिख लीजिए इतना, आज का लेक्चर इतना ही था। बीच में मैंने आपकी जो 10 मिनट वेस्ट करी है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट वो किसी एक बंदे को भी लग जाएगी और वो दिमाग में सोचना स्टार्ट कर देगा विद द ट्रू थॉट प्रोसेस, तो शायद उसका काम बन जाए। बाकी मुझे पता है 90% से ज़्यादा स्टूडेंट वो एक बार सुन के कान से निकाल लेंगे, एंड आई डोंट माइंड, बट वो जो 10% स्टूडेंट है वो अगर वो अपने दिमाग में रख भी लें तो आई विल फील कि भाई मेरा जो बोलने का जो 10 मिनट आपको दिया वो एक यूज हुआ। ठीक है, सो टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।